नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है और कौन से राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जो एक इंडेक्स जारी हुआ पंचायतों का, कौन से राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था सबसे अच्छी है, और जो 38वें खेल आयोजित किए जा रहे थे उसका जो है समापन हो रहा है और समापन के समय जो है मुख्य अतिथि कौन होंगे। आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो यहाँ पे बताना है समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। यहाँ पे दिया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनसुख मंडाविया और राजनाथ सिंह। तो ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो होंगे वो अमित शाह जी होंगे। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसकी बात करते हैं, तो इसके समापन समारोह में कौन अतिथि हैं। तो जो है अमित शाह जी हैं मुख्य अतिथि के रूप में, बाकी लोग शामिल होंगे, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में बात करें तो जो हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी जो अमित शाह जी, ये मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह पर होंगे। अगर बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की, तो ये जो आयोजित किए गए थे वो 28 जनवरी से आयोजित होते थे और जो है 14 फरवरी मतलब आज के दिन जो है समापन हो रहा है। समापन के समय मुख्य अतिथि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये बात करते हैं, ये जो है समापन 2 बजे के करीब होगा। ठीक है, और बात करते हैं कहाँ पे समापन होगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। समापन जो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी नैनीताल में समापन होगा। तो समापन के समय ये पूछा जा सकता है कि समापन कहाँ होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी नैनीताल में समापन होगा। ये जो है पूछा जा सकता है कि समापन कहाँ पे हुआ है और सबसे पहले आयोजन कहाँ पे किया था। देहरादून में आयोजन किया जाता है और समापन इस समय होगा जो हल्द्वानी में नैनीताल में। ये सूचना जो दी है वो किसने दी है, तो जो है सूचना लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड का है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा। इसमें जो है मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो जो है पुष्कर सिंह धामी है और जो अमित शाह जी हैं जो मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है अतिथि और भी लोग होंगे उपस्थित, जैसे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये जो है खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, ये भी शामिल होंगे। सीएम भी शामिल होंगे उत्तराखंड के, और जो है मेघालय के जो सीएम है वो भी शामिल होंगे। अभी मेघालय की भी बात करेंगे। और जो है क्या होंगे, तो राज्य सड़क मंत्री जो है परिवहन मंत्री वो भी शामिल होंगी, और राज्य जो युवा मामले खेल मंत्रालय की जो मंत्री हैं रक्षा निखिल खड़से, ये भी शामिल होंगी। रेखा आर्या भी शामिल होंगी। ये क्या है, तो ये जो है युवा कल्याण उत्तराखंड की राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अजय भट्ट जो सांसद हैं नैनीताल के वो भी शामिल होंगे, और डॉक्टर पीटी उषा, ये क्या है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो है क्या है अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं साथ में। तो ये लोग शामिल होंगे। अब यहाँ से 3 नाम दे देगा, एक नाम कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, ये जो है सभी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन आपको एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है कि मेघालय के जो है सीएम क्यों शामिल हो रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो मेघालय के सीएम की बात करते हैं, तो देखिए जो पीटी उषा जी हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा की है, जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, वो नैनीताल में। अभी जो समापन समारोह उसी समय जो घोषणा करेंगी, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, ये घोषणा नैनीताल में करेंगी कि मेघालय में जो 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, कब आयोजित किए जाएंगे, 2027 में। इसलिए जो है मेघालय के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, इसमें जो है 10,000 एथलीट जो है भाग लिए थे। 10,000 लोगों ने इसमें जो 10,000 खिलाड़ी थे उसमें भाग लिए थे, और इसमें जो है 35 खेल आयोजित किए गए थे। कितने, तो 35 खेल आयोजित किए गए थे। 35 खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं कि इसका समापन कहाँ पे हो रहा है और कौन मुख्य अतिथि है, और देखिए कहाँ कहाँ पे, देहरादून, ऋषिकेश, टेहरी, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, नई टेहरी और नैनीताल, इसमें जो है आयोजित किए गए थे। आपको ये शहर नहीं पूछे जाएंगे, कुल मिला के समापन कहाँ हो रहा था और सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए। सबसे पहले जो देहरादून में आयोजित किए गए, समापन हो रहा है नैनीताल में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी कौन मुख्य अतिथि होंगे, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, और आपको आज समारोह होगा, आपको जो है शाम में इसकी स्पेशली वीडियो मिलेगी 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में, तो आपको शाम में ज़रूर वीडियो देखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, सेबी ने हाल ही में
कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला हो जाएगा, मित्रा। यहाँ पे मित्र भी लिख के आ सकता है, ठीक है, मित्र भी लिख के आ सकता है, इंग्लिश में जो है मित्रा ही लिखा जाएगा। तो मित्रा ये जो है लॉन्च किया है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर सेबी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, इसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके पहले अध्यक्ष थे S.A. दवे, ठीक है। और अगर बात करते हैं पहली महिला इसकी अध्यक्ष कौन बनी है, किसमें, तो मार्च 2022 में बनी है, पहली महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। कौन, तो ये जो है माधवी बुच ये बनी है, याद रखिएगा। अगर सेबी की स्थापना की बात करें तो ये जो है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना होती है भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। ये जो है गैर संवैधानिक निकाय था और इसको जो है 1992 में जो है वैधानिक निकाय कर दिया गया। इसका नाम जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले क्या था, गैर संवैधानिक निकाय था, अब जो है वैधानिक निकाय कर दिया गया 1992 से, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया, ये झील किस राज्य में है? यहाँ पे राज्य बताना, यहाँ पे असम दिया, राजस्थान दिया, तमिलनाडु दिया, हिमाचल प्रदेश दिया। तो ये झील जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? यहाँ पे बताना है अभी हाल ही में कब किया गया, तो 12 फरवरी को किया गया, ठीक है, 12 फरवरी को किया गया। और किसने किया, तो हमारे जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने किया है, ठीक है। और बताना है किस देश में किया गया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो ये जो है फ्रांस में किया गया, ठीक है, फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। फ्रांस के कौन से शहर में स्थित है, तो शहर जो है मार्सले शहर में इसको जो है स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किया गया 12 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मोदी जी ने जो उद्घाटन किया है, इससे पहले जो है एआई शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, कहाँ पे, तो ये जो है पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी, यहाँ पे आयोजित किया गया था। उसी में जो है से अध्यक्षता भी की है मोदी जी ने। किसने की है, तो से अध्यक्षता। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि से अध्यक्षता जो है एआई शिखर सम्मेलन की किसने की, तो अपने मोदी जी ने की है। और कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये पेरिस, ठीक है, पेरिस में आयोजित किया गया। और इसी के दौरान जो है 12 फरवरी को जो मोदी जी ने वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया फ्रांस में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, इसमें जो है इसके दौरान जो है 10 मुद्दों पर जो है चर्चा हुई, सहमति मतलब समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए 10 मुद्दों पर, ठीक है, जिसमें व्यापार, कनेक्टिविटी वगैरह सभी चीज़ें शामिल हैं। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं, इसके जो फ्रांस की यात्रा करने के बाद अब मोदी जी जो कहाँ हैं, तो अमेरिका गए हुए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। उसके अलावा बात करते हैं, अगर पूछ लिया जाए अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो होगा शिखर सम्मेलन वो अपने भारत में होगा, ठीक है। अगली बार जो होगा एआई शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे, भारत में होगा। अभी जो हुआ पेरिस में हुआ। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे दिया है सचिन तेंदुलकर दिया है, कपिल देव दिया है, युवराज सिंह दिया है, शिखर धवन दिया है। तो ये जो है शिखर धवन को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, याद रखिए शिखर धवन को। उसके अलावा बात करते हैं, आईसीसी के अध्यक्ष अगर पूछ ले जाएं तो जय शाह जी हैं, ठीक है, जय शाह जी हैं। ये जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके पुत्र हैं, याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए सचिन तेंदुलकर को, ये अभी हाल ही में नाम चर्चा में आया था। क्यों आया था, इनको जो है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, ठीक है, इसलिए इनका नाम भी चर्चा में आया था। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। इतना अभी बात पता चल गया। गुरुवार को मतलब कि कल बीत गया, गुरुवार को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो यहाँ पे बताना है कि गुरुवार को जो है राष्ट्रपति शासन
लगा दिया गया है वो किस राज्य में लगाया गया, और ये सूचना जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। अब ऐसे सूचना भी पूछी जा सकती है, तो इसमें क्वेश्चन में ही बता दिया, बस आपको ये बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो यहाँ पे पंजाब दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, मणिपुर दिया है और जम्मू कश्मीर दिया है। तो ये जो है, अभी आपने अगर मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ पे? तो मणिपुर में लगाया गया है। अब मणिपुर में लगाया गया है तो थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। जो मणिपुर के सीएम हैं, मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या किया है, जब गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे जो है दिल्ली में मुलाकात की थी उन्होंने, और दिल्ली में मुलाकात करने के बाद जब अपने राज्य वापस आए थे उसी समय उन्होंने उसी दिन इस्तीफा दे दिया। और वो जो है मतलब एक विद्रोह का माहौल हो गया इस्तीफा देने के बाद जो है। तो इसलिए जो है वहाँ पे भारतीय संविधान के कोई रूल भी फॉलो नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यह अधिसूचना जो है गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, और उसकी एक कटिंग लगी हुई मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं अगर पूछ लिया जाए। मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है? बीरेन सिंह। बीरेन सिंह है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया था, कब दिया था? तो 4 दिन पहले, मतलब कि इन्होंने इस्तीफा दिया था सोमवार को, ठीक है। और इन्होंने सोमवार को इस्तीफा दिया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस्तीफा देने के बाद जो है वहाँ पे जो है विधानसभा में जो है क्या कर दिया गया, विद्रोह जैसा माहौल हो गया है। उसके अलावा बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब यहाँ पे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ पे लगाया गया है, तो जो मणिपुर राज्य में लगाया गया है। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 356 में मिलता है, अनुच्छेद 356 में उल्लेख मिलता है इसका। और अभी तक जो है पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 134 बार लगाया जा चुका है, ठीक है, 134 बार लगाया जा चुका है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये घोषणा कौन करता है, और ये अधिकार जो होता है केवल जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये सब जो है अधिकार किसको होता है? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उसको होता है। और ये जो अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित, अनुच्छेद जो है 356 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कौन से अनुच्छेद में मिलती है, तो राष्ट्रीय आपात की जो बात मिलती है वो किस में मिलती है, तो अनुच्छेद जो है 352 में, 352 में। अगर पूछ लिया जाए वहीं पे वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात जो है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 360 में। तो ये जो है तीनों आपात पूछे जा सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, आप अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में दिया है। फिर आगे यहाँ पे दिया है देश में 134 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, तो इसका उल्लेख बता ही चुके हैं, अनुच्छेद 356 में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, ये कहा गया है कि इसमें 1950 में ये शामिल किया गया था कि राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद है 356 ये शामिल किया गया था 1950 में। 1950 के बाद जो है अभी तक अगर देखा जाए मणिपुर, कौन सा, तो मणिपुर और जो है पंजाब, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट आ रही है वो मणिपुर और कहाँ से आ रही है, पंजाब से आ रही है। और अगर पूछ लिया जाए मणिपुर और जो मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर और यूपी, इसमें 10-10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कितनी बार लग चुका है, ये आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो मणिपुर की अगर मणिपुर में 10-10 बार लग चुका, मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में 9 बार लग चुका है, पंजाब में 9 बार लग चुका है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी 9 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन इतनी बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा बार पूछ लिया है मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लग चुका है। उसके बाद जो है 9 बार जो है पंजाब में और जम्मू कश्मीर में लग चुका है। उसके अलावा बात करते हैं अभी तक 1950 से जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है और अभी तक का बात करें तो जो है 29 राज्यों में, 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसमें जो है 29 में
कितनी, तो 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब ये संख्या पूछी जा सकती है कि अभी तक जो है, अब ये चर्चा में है तो ये स्टेटिंग में प्रश्न बनाया जा सकता है कि अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है। तो 134 बार लगाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा पूछ लिया तो मणिपुर उत्तर प्रदेश में लगाया जा चुका है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो थी इंदिरा गांधी जी ने की थी 1975 में, उसके ठीक 2 साल बाद 14 बार, ठीक है, उसके 2 साल बाद ही अब 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। उसके 2 साल बाद 1977 में 1975 से 1977 के बीच में 14 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1980 में आम चुनाव के बाद जो है, जिसमें इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी, तो उन्होंने भी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति शासन 9 राज्यों में लगाया गया था। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जब भी राष्ट्रपति शासन अभी तक कितने राज्यों में लगाया गया है। उसके अलावा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लगाया है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बन जाती हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पंचायती राज एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मतलब IIPA द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स PDI कितने वर्ष बाद जारी किया गया। तो यहाँ पे बताना है ये इंडेक्स जो है PDI इंडेक्स जो है कब से जारी किया जाता है और ये जो है कितनी वर्ष बाद इस बार जारी किया गया है, ये बताना है। तो ये जो है यहाँ पे 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया, 3 दिया। तो ये जो है 10 वर्ष के बाद लगभग जारी किया गया है। पहली बार जो है जारी किया गया था 2014 में जारी किया गया था, ठीक है। उसके बाद अब इस बार जारी किया गया है। तो आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे दिया है जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर की कटिंग है। जितने भी देखिए न्यूज़पेपर होते हैं उनकी जो है कटिंग से आपको समझाया ताकि आपको बिलीव भी हो जाए कि ये जो है कौन सी चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है पंचायतों के सशक्तिकरण में दक्षिण का दबदबा, यूपी की भी बड़ी छलांग। तो यहाँ पे बताना है यूपी भी छलांग मार गया है, क्यों। आइए बात करते पहले बात करते हैं पंचायतों की। तो भाग 9 में इसका उल्लेख मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 9 में, ठीक है। और गठन की पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है, ठीक है, जो DPSP है उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं ये जो है क्या किया गया, तो 10 वर्ष के बाद ये जो है जारी किया गया है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद ये जारी किया गया है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जारी देखिए बता ही दिया, पंचायती राज मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की गई 10 वर्ष के बाद। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ पे बताया गया उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है उत्तर है और यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे जो है दक्षिण है। तो यहाँ पे बात करते हैं ये उत्तर भारत है, जो उत्तर भारत है। यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे बताया गया उत्तर भारत की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, केवल जो है यूपी को छोड़ के। यहाँ पे जो बताया गया यूपी के छोड़ के यूपी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है, इसमें ये न्यूज़पेपर में बताया गया। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया इस इंडेक्स में क्या बताया गया, तो इस इंडेक्स में 5 जो हैं राज्य क्या हैं, 5 जो है राज्य शीर्ष रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य रहे, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। आप लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं इस रैंकिंग में, तो इस रैंकिंग में जो है 5 राज्य शीर्ष रहे हैं। कौन कौन से, तो पहले स्थान पर जो रहा है, पहले स्थान पे कर्नाटक रहा है, ठीक है, कर्नाटक। और दूसरे स्थान पे बात करते हैं, दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे जो रहा है केरल रहा है, ठीक है, केरल। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तीसरे स्थान पे अगर बात करते हैं, तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। फिर बात करते हैं चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे जो है, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र भी चर्चा में आया था, अभी फिर से बात कर लेंगे। फिर बात करते हैं 5वें स्थान पे, तो 5वें स्थान पे कौन है, तो 5वें स्थान पे जो है यूपी है, ठीक है, यूपी है। अगर यूपी की बात करें, ये यूपी लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जब 2014 में ये इंडेक्स जारी किया गया था उस समय जो 15वें स्थान पे आया था यूपी, और इतनी मतलब 10 साल में 10 पॉइंट इसके बढ़ गए, मतलब कि ये जो है 5वें स्थान पे आ गया है, इसलिए इंडेक्स महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है।
और उसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे जो है पहले स्थान पे अब यहीं से जो है दे दिए जाएंगे, एक तरफ जो है राज्य दे दिए जाएंगे, एक तरफ जो है नंबर दे दिया जाएगा, अब पूछ लिया जाएगा कौन से जो है कौन से मैचिंग में दे दिया जाएगा कि मैचिंग करना है, इसका कौन सा स्थान सही है। या वैसे यहाँ पे 3 राज्य दे देगा और पूछ ले इस इंडेक्स में जो है कौन से स्थान पे ये जो है उत्तर प्रदेश आया है, या इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये सभी चीज़ें बात ही कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है यूपी का स्पेशली याद रखिए, यूपी पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूपी ने जो है सबसे लंबी छलांग मारी है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो है इसका व्यवस्था किया गया था, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन कब होता है तो 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। बाकी जो है यहाँ पे जो है ये इंडेक्स कब जारी होता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 10 साल के बाद जारी होता है। कौन से राज्य टॉप पे रहे उसमें देखिए यहाँ पे जो है ओवरऑल रैंकिंग की मैं बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ ये जो दिए हैं। फ्रेमवर्क रैंकिंग में जो है केरल टॉप पे, महाराष्ट्र, आपको ये ओवरऑल पूछा जाएगा। बाकी जो है आपको निवराट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, क्योंकि जब भी आपको कोई परीक्षा देनी होती है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और बाकी जो है क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है हम लोग हैं, तो बाकी जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो यहाँ पे बता ही दिया है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए ताकि आपको जो अच्छी तैयारी भी हो सकती है। फिर यहाँ पे एक नाम और महत्वपूर्ण बन जाता है सुषमा स्वराज जी का। इनका नाम क्यों चर्चा में और क्या है, क्यों हमें महत्वपूर्ण बन जाती है हमारी परीक्षा के लिए, तो इनका जन्म होता है आज के दिन, मतलब 14 फरवरी को जन्म होता है। ठीक है, 14 फरवरी को 1952 में जन्म होता है, 14 फरवरी 1952 में जन्म होता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कहाँ पे जन्म होता है तो अम्बाला में जन्म होता है। ठीक है, अम्बाला में जन्म होता है। अब इनका जन्म भी महत्वपूर्ण बन जाता है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इन्होंने जो है अपनी पॉलिटिकल लाइफ कब से शुरुआत की, तो इन्होंने जो है पॉलिटिकल लाइफ कहाँ से, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो है स्टार्ट की थी। और 1970 में, मतलब 1977 में इन्होंने जो है हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता। 25 वर्ष की आयु थी तब इन्होंने जो है, और कैबिनेट मंत्री बनी थी, कैबिनेट मंत्री बनने वाले सबसे युवा थे। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए जो 18वीं लोकसभा का चुनाव उसमें सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने वाले कौन है, तो पुष्पेंद्र सरोज हैं जो कौशाम्बी से हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करें 1998 में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी बनी थी। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फिल्म उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया। और बात करते हैं दिल्ली की पहली महिला सीएम कार्यभार संभाला इन्होंने, दिल्ली की पहली महिला सीएम के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। और दिल्ली अभी भी चर्चा में, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2014 में, तो 2014 में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थी। ठीक है, विदेश मंत्री बनी थी भारत की पहली महिला। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कौन है तो विदेश मंत्री तो जो है एस जयशंकर जी हैं। और पहली महिला जो बनी थी विदेश मंत्री कौन बनी थी, तो 2014 में बनी थी सुषमा स्वराज जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि इनका जो है पहली महिला जो है विदेश मंत्री रही है भारत की, तो इनके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले चुनाव कहाँ का जीता था, क्योंकि जब भी इनका नाम पूछा जाएगा तो इनसे विशेषताएं भी पूछी जाएंगी। और दिल्ली की जो है सीएम भी रही हैं पहली, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे जो देखिए, जब भी किसी का नाम आता है चर्चा में तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनको याद रखना महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करें कल के दिन जो जन्म हुआ था हैदराबाद में, कल के दिन अगर बात करते हैं कल किसका जन्मदिन था, तो कल था जो हमारी भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल, गवर्नर कौन थी, तो सरोजनी नायडू गवर्नर थी। और इनका जन्म कल के दिन हुआ था। और कहाँ पे, तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। भारत की पहली महिला जो गवर्नर रही थी, तो इसलिए सरोजनी नायडू का भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कल उनका नाम था, जन्मदिन था। और आज सुषमा स्वराज जी का जन्मदिन है, वो भी भारत की पहली महिला गवर्नर थी और ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। अगर पूछ रहे भारत की पहली महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन रही थी, तो मीरा कुमार थी, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं भारत की पहली महिला जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन रही थी, तो फातिमा बीबी रही थी। ऐसी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। यहाँ पे जो भी 14 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, यहाँ पे चर्चा किया है। और यहाँ पे जो है आपको एक महत्वपूर्ण ये चीज़ बतानी है कि जब भी आप कोई भी डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उसमें कुछ चीज़ें जो है महत्वपूर्ण, देखिए सभी घटनाएं चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, और उसमें घटनाएं जो होती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं।
अब यहाँ पे जो है जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण बन सकती थी यहाँ पे चर्चा किया है। और देखिए इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके।